हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स, बांकेलाल और शादी का षड्यंत्र। एक दिन विक्रम सिंह के दरबार में बैठे बैठे एकाएक बांकेलाल के मस्तिष्क में एक विचार कौंधा। क्यों ना राजा विक्रम सिंह का सिंहासन हथियाया जाए। यह सोचकर यह सोच वह प्रसन्न हो मन ही मन बोला, अरे हाँ, मैं भी कितना गधा हूँ। इतने दिन मुझे यहाँ रहते हो गए, लेकिन मैं अभी तक ऐसा सोच भी नहीं सका। लानत है मेरी काबिलियत पर। जबकि महाराज विक्रम सिंह कह रहे थे, हमें विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि एक गुप्त देश का राजा किसी षड्यंत्र से हमें मारकर विशालगढ़ पर अधिकार करना चाहता है। उससे पहले मैं ही तुझे मारकर राजा बन जाऊंगा। यह सुनकर महामंत्री धर्म सिंह ने पूछा, किंतु महाराज, यह किस देश का राजा है? अगर हमें पता चल जाए तो हम भी बांकेलाल की मदद से उस राजा को सबक सिखा सकते हैं। यही तो मुश्किल है महामंत्री जी। षड्यंत्र का रूप रंग ही तो हमारे गुप्तचरों को मालूम नहीं पड़ रहा। परंतु गुप्तचर पूरी चेष्टा कर रहे हैं। उस देश का नाम पता चलते ही हम बांकेलाल जी को अवश्य अवश्य कष्ट देंगे। क्यों बांकेलाल जी, क्या आप दुश्मनों से टक्कर लेने के लिए तैयार हैं? जी जी हाँ महाराज। भला हमारे महाराज के अलावा इस सिंहासन पर और कौन बैठ सकता है? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए महाराज। मैं दुश्मनों को उनकी नानी याद करा दूंगा। और आप भी अभी से अपने दिन गिनने आरंभ कर दीजिए महाराज, क्योंकि अब आप बांकेलाल को आ तो महाराज, बांकेलाल जी जब तक हमारे साथ है, दुश्मनों की क्या मजाल कि हमारे राज्य की ओर आंख उठाकर भी देखें। बोलो बांकेलाल की जय। बांकेलाल नहीं कमकतों, राजा बांके जी की जय बोलो। और फिर एक रात बांकेलाल बेहोशी की दवा लेकर रसोई घर पहुंचा। इस चमत्कारी दवा के पेट में जाने के 2 ही घंटे पश्चात प्राणी गहरी नींद सो जाता है। यह सारा खाना आज रात के पहरेदारों के लिए बन रहा है। खाना खाते ही सब गहरी नींद में होंगे। भोजन में दवा मिलाने के बाद बांकेलाल अपने कक्ष में आ गया। आज रात मैं आराम पूर्वक अपनी योजना को कार्य रूप दे डालूंगा। भगवान ने चाहा तो कल सुबह तक मैं राजा बन जाऊंगा। बांकेलाल जागती आंखों से ख्वाब देखने लगा। महाराज बांकेलाल की जय। उसी रात हर तरफ शांति छाई हुई है। लगता है पहरेदार मेरी दवा मिला भोजन खाकर गहरी नींद सो चुके हैं। बांकेलाल राजा विक्रम सिंह के शयन कक्ष के बाहर पहुंच गया। ओह, पहरेदार दीवार से लगे सो रहे हैं। वाह, मेरी खोपड़ी ने भी क्या शानदार योजना बनाई है। वह द्वार खोलकर चुपचाप भीतर आ गया। वह रहे महाराज विक्रम सिंह। अब इस खंजर को मैं इनके सीने में झोंक कर इनकी जीवन लीला का अंत कर दूंगा। दबे पांव महाराज के पलंग के निकट पहुंचकर उसने अभी खंजर वाला हाथ ऊपर किया ही था कि अरे ये क्या, पिछवाड़े की खिड़की के रास्ते इस समय कौन भीतर आ रहा है? बांकेलाल की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। हे भगवान, अगर किसी आने वाले ने मुझे इस अवस्था में इस खंजर के साथ देख लिया तो मैं तो मुफ्त में ही मारा जाऊंगा। न जाने वो कौन होगा। भाग बेटा बांकेलाल, छिप जा, वरना तेरी खैर नहीं। बांकेलाल बेचारा इंतजार ही करता, लेकिन खिड़की से कोई मानव भीतर नहीं आया। बल्कि इधर बांकेलाल ने जब कुछ देर इंतजार करने के पश्चात भी किसी को भीतर आते ना देखा। लगता है मैं बेकार ही डर गया था। खिड़की अवश्य हवा से हिली होगी। यह सोचकर वह पलंग के नीचे से बाहर निकलने लगा कि तभी उसका हाथ सांप से टकरा गया। ओह, ये क्या है? अंधेरे में टलते टटोलते हुए उसने सांप को रस्सी समझकर उठा लिया। रस्सी? रस्सी का यहाँ क्या काम है? तभी उसके दिमाग में एक अन्य विचार कौन था। क्यों ना इसी रस्सी का फंदा बनाकर महाराज के गले में कस दूं। आवाज तक नहीं होगी। इतना सोचकर उसने खंजर वापस जेब में रखा और सांप की रस्सी का फंदा बनाकर वह महाराज की ओर बढ़ा। हा हा हा, केवल कुछ सांसें और भर ले राजा विक्रम सिंह। लेकिन ठीक उसी क्षण एक झटके के साथ द्वार खुल गया। महामंत्री धर्म सिंह ने अपने सैनिकों के साथ वहां प्रवेश किया और भीतर बांके पर नजर पड़ते ही महामंत्री आश्चर्य से बोले, बांकेलाल जी, आप इस वक्त यहाँ? ओह महामंत्री जी, हो गया अब गड़बड़ घोटाला। बेटा बांके, अब तू नहीं बच सकता। अचानक महामंत्री की निगाहें बांके के हाथ में पकड़े सांप पर पड़ी और वे चिल्लाया, बांकेलाल जी, आपने सांप पकड़ रखा है। क, 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 क्या क्या सांप? ई डर गया ना? मैं भी कहूं कि अभी तक तू डरा क्यों नहीं? बांकेलाल ने तुरंत सांप को एक तरफ उछाल दिया। एक सैनिक ने भाले की नोक पर उसे उठा लिया। यह भयानक सर्प! उफ, ये माजरा क्या है महामंत्री जी? और बांकेलाल, तुम्हारे हाथ में वो सर्प कहाँ से आया? राजा विक्रम सिंह के पूछने पर महामंत्री बोला, महाराज, पहरेदारों ने आपके कक्ष की खिड़की के पास कोई साया आते देखा था। इसलिए जब मैं निरीक्षण करने यहाँ पहुंचा तो ओ, और आप बांकेलाल जी? मैं महाराज। फिर अचानक बांकेलाल बात पलटकर बोला, मैं भी उसी साये को देखकर ही यहाँ पहुंचा था। और जब यहाँ पहुंचकर मैंने इस सर्प को आपके पलंग के ऊपर पाया तो मुझे समझते देर न लगी महाराज की यह सर्प किस लिए कक्ष में फेंका गया है। और महाराज, मैंने सर्प को किंतु बांकेलाल जी, फिर आप सर्प को देखकर एकाएक चौंक क्यों पड़े थे? वो दरअसल एकाएक आपके आ जाने से मैं भूल ही गया था कि मेरे हाथ में सांप है। तभी राजा विक्रम सिंह महामंत्री की ओर मुड़कर बोले,
ये सब क्या चक्कर है महामंत्री? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। महाराज, शायद वही साया आपको समाप्त करने के इरादे से सांप को यहाँ फेंक गया था। अगर आज बाकेलाल जी ना होते तो शायद आप। ओह, इतनी बड़ी साजिश! लेकिन ये पहरेदार कहाँ मर गए थे? उन्हें कोई तीक्ष्ण बेहोशी की दवा खिला दी जान पड़ती है महाराज। वे सब बेहोश पड़े हैं। ओह! बाकेलाल, तुमने हमारे प्राण बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम तुम्हारे ऋणी हैं। क्यों शर्मिंदा करते हैं महाराज, ये तो मेरा फर्ज था। बाल बाल बच्चा। उस रात्रि की घटना के पश्चात तो बाकेलाल जैसे महाराज की आंखों का तारा बन गया। वे हर पल उसी की तारीफ के पुल बांधा करते। फिर एक दिन, बाकेलाल, हमें बहुत दिन हो गए शिकार पर गए। शिकार? हम सोच रहे हैं कि कल हम प्रातः ही शिकार खेलने जाएंगे और हमारे साथ केवल तुम शिकार पर चलोगे। क्षमा करें महाराज, लेकिन आपका अकेले शिकार पर इस प्रकार जाना उचित नहीं। हम बाकेलाल को साथ ले जा रहे हैं महामंत्री। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। मैं भी कई दिनों से राजा को मारने की योजना नहीं बना सका। अगर शिकार के दौरान। तुम क्या सोच रहे हो बाकेलाल? जी हाँ महाराज, अवश्य आपको शिकार पर अवश्य चलना चाहिए। मैं भी आपके साथ जरूर चलूंगा। अगर बाकेलाल जी साथ जा रहे हैं तो फिर मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी। मैं सभी इंतजाम मैं सभी इंतजाम किए देता हूँ महाराज। अगले दिन प्रातः ही वे एक रथ पर सवार होकर शिकार खेलने चल पड़े। देखो बाकेलाल, आज मौसम भी शिकार के अनुकूल है। जी हाँ महाराज, और मौका भी अच्छा है। आज शाम तक आपके सिर का मुकुट मेरे सर पर शोभायमान होगा महाराज। जब महाराज का ध्यान किसी शिकार पर होगा तब मैं तेज गति से चलते हुए रथ से महाराज को धक्का दे दूंगा। तभी राजा विक्रम सिंह चीख पड़े, अरे हिरण! रथ तेज दौड़ाओ बाकेलाल, अन्यथा हिरण हमारे हाथ से निकल जाएगा। अभी लीजिए महाराज। बाकेलाल ने घोड़ों पर चाबुक बरसानी आरंभ की। और तेज! हिरण हाथ से नहीं निकलना चाहिए। जबकि कुछ ही दूर, सावधान! रथ इधर ही आ रहा है। जैसे ही वह सामने से गुजरे तुम राजा का निशाना लेकर तीर छोड़ देना। उधर बांकेलाल, ये गया मेरा तीर। यही मौका है। रथ पूरी गति से दौड़ रहा है। गिरने के बाद महाराज की एक भी हड्डी साबुत नहीं बचेगी। मन ही मन ये सोचते हुए एकाएक बांकेलाल ने लगाम छोड़कर महाराज को कसकर पकड़ लिया। अरे बांकेलाल, ये क्या कर रहे हो? तेरा समय पूरा हो गया राजा। लेकिन इससे पूर्व कि वह महाराज को धक्का दे पाता, एक तीर हवा में सरसराया और आह! बाकेलाल के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल गई। आह महाराज! भागो! ओह! तो उन घुड़सवारों ने तीर फेंका था। मैं अभी उन्हें मजा चखाता हूँ। क्रोध से भरे क्रोध में भरे महाराज विक्रम सिंह ने तुरंत दो तीर एक साथ धनुष पर रखे और घुड़सवारों की ओर निशाना साध कर छोड़ दिया। अगले ही पल वे दोनों तीर उन दोनों घुड़सवारों के शरीरों में धस गए। आ मरा! इधर राजा विक्रम सिंह ने तुरंत घोड़ों को काबू में किया और रथ को वापस महल की ओर मोड़ दिया। घबराओ नहीं बाकेलाल, हमने उन दोनों को समाप्त कर दिया है। आह! और तुम्हारे कंधे से तीर भी हमने निकाल फेंका है। हे भगवान, ये तू मेरे साथ कैसा छल कर रहा है? अगर मुझे पहले ही बता देता कि कोई तीर आकर राजा को लगने वाला है तो मैं उसे धक्का देने की क्यों सोचता। आह! बाकेलाल, अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए तुमने आज फिर हमारे प्राण बचा लिए। यह सुनते ही बाकेलाल मन ही मन जल भुन गया। अरे दुष्ट राजा, मैं तो तुझे समाप्त करने की सोच रहा था। कमबख्त, अगर इस समय मैं घायल ना होता तो अभी तुझे चलते रथ से धक्का दे देता। आह! फिर महल पहुंचकर बाकेलाल की मरहम पट्टी कर दी गई। बाकेलाल इंसान नहीं भगवान का अवतार है महाराज। ठीक कहते हो महामंत्री जी। भगवान नहीं, मूर्ख शैतान का अवतार कहे। उसके बाद कुछ दिनों तक तो बांके पलंग से उठ भी ना पाया। फिर एक दिन, बाकी जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अगर कोई आवश्यक कार्य है तो आओ, अन्यथा हमारे आराम में विघ्न मत डालो। कार्य तो आवश्यक ही है बाकेलाल जी। कहो क्या काम है? थाल में स्वर्ण मुद्राएं या हीरे मोती तो नहीं लाया ये मेरे लिए। महाराज ने आपकी सेहत के लिए ये तोहफा तुरंत ग्रहण करने के लिए भेजा है। ओह! न जाने इसमें क्या होगा। बाकेलाल ने जब तोहफे पर ढका कपड़ा हटाकर देखा, सिर्फ फूलों का एक हार। लानत है ऐसे तोहफे पर। किंतु इस दरबारी के सामने तो इसे ग्रहण करना ही होगा। किंतु जैसे ही बाकेलाल फूलों का हार गले में डालने लगा कि अचानक उसे एक बेहद जोरदार जोर की छींक आ गई। आच्छी! और फूलों का हार झटके के साथ जमीन पर जा गिरा। बाकेलाल ने जब फूलों के हार पर मंडराते बिच्छू को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। बिच्छू! हार में काला भयानक बिच्छू छुपा हुआ था। अगर मुझे चीख ना आती तो ये बिच्छू मुझे काट लेता। पोल खुलती देख वह दरबारी भागने लगा। भागो! ओह! तो ये इस कमबख्त की मुझे समाप्त करने की चाल थी। मगर अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। पाजी गद्दार! बाकेलाल ने गुलतान उठाकर उस दरबारी के सिर पर दे मारा। आह! भागता कहाँ है दुष्ट? जरा बाके से इनाम भी तो लेता जा। दरबारी अभी समझ भी ना पाए थे कि बाके ने उसे पीछे से दबोच कर एक पटकनी दे डाली। चला था बाके को बिच्छू से कटवाने। हाय मरा! तुझे शायद नहीं मालूम कि बाके का दूसरा नाम भी बिच्छू है, जिसका पाटा पानी भी नहीं मांगता। मुझे क्षमा कर दो बाकेलाल। और तभी बाकेलाल पुनः चौंक पड़ा। अरे, लकड़ी डाली? ओह मेरी दाढ़ी! फंस गए।
अब कुछ भी छिपाना बेकार है मक्कार। जल्दी बता तू कौन है, अन्यथा अभी मैं सैनिकों को बुलवा कर तुझे लटकवाता हूँ फांसी पर। फांसी? फांसी का नाम सुनते ही थर थर कांपता हुआ बाकी के कदमों में लेट गया। फिर गिड़गिड़ाता हुआ बोला, नहीं बाकेलाल जी, मैं आपको सब कुछ सच बता दूंगा, मगर भगवान के लिए मुझे फांसी लगने से बचा लो। ठीक है, अगर तुम सच बोलो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। दूसरे ही पल वह उठ खड़ा हुआ और बोला, मेरा नाम लोटन चंद है बाकेलाल, और मैं चंदनगढ़ के राजा चंदन सिंह का गुप्तचर हूँ। चंदनगढ़ के राजा चंदन सिंह का गुप्तचर? ओह! इसका मतलब कि इन दिनों महाराज पर जो आक्रमण हुए वो तुमने करवाए थे? जी बांकेलाल जी। यह सुनते ही बांकेलाल ने लोटन चंद को एक और पटकनी दे डाली। कमबख्त तेरे कारण ही महाराज दोनों बार मेरे हाथों से बच निकले। आह! ये बताओ कि चंदन सिंह आखिर चाहता क्या है? तुम्हारी दुश्मनी तो राजा से है, और फिर तुमने मुझे समाप्त करने की चेष्टा क्यों की? मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। दरअसल राजा चंदन सिंह की एक बेटी है, राजकुमारी कुरूपलता। आज से 6 माह पूर्व की बात है। एक दिन महाराजा चंदन सिंह का एक लिखित संदेश लेकर मैं राजदूत बनकर राजा विक्रम सिंह के पास पहुंचा। महाराज की जय हो। कहो चंदनगढ़ के राजदूत, राजा चंदन सिंह ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है? आप स्वयं ही पढ़ लें महाराज। महामंत्री जी, आप पढ़िए। जो आज्ञा महाराज। महामंत्री धर्म सिंह ने पढ़ना महामंत्री धर्म सिंह ने पढ़ना आरंभ किया। महाराज विक्रम सिंह को चंदनगढ़ के राजा चंदन सिंह का प्रणाम। महाराज, हमने निश्चय किया है कि अपनी कन्या राजकुमारी कुरूपलता का विवाह आपसे कर दिया जाए। आशा है कि आप इनकार नहीं करेंगे। आपका चंदन सिंह। यह सुनते ही राजा विक्रम सिंह क्रोध में बोले, क्या? राजकुमारी कुरूपलता? वह कुबड़ी और लंगड़ी लड़की? चंदन सिंह की हिम्मत कैसे हुई हमें ऐसा प्रस्ताव भेजने की? महामंत्री जी, इन इन राजदूत महाशय से कह दो कि ये तुरंत यहाँ से इस मनुष्य प्रस्ताव को लेकर चले जाए, अन्यथा हमें क्रोध आ गया तो बहुत बुरा होगा। ओह! महाराज चंदन सिंह का इतना अपमान? राजा विक्रम सिंह की वे अपमान भरी बातें जब राजा चंदन सिंह के कक्ष में पहुंची, राजा विक्रम सिंह की ये जरूरत, हम भी उससे वह बदला लेंगे कि उसकी सारी पुश्तें भी कभी ऐसी अपमानजनक बातें न कहेंगी। लोटन चंद, हम शीघ्र ही राजा विक्रम सिंह की मृत्यु का समाचार सुनना चाहते हैं। जी महाराज। मैं उसी दिन विशालगढ़ के लिए रवाना हो गया, और इस प्रकार बहुत चेष्टाओं के बाद मैं दरबारी के रूप में महल में आ गया। और लेकिन तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? आपके कारण मैं 2 बार महाराज की हत्या करने में असफल हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि पहले आप ही का काम तमाम कर दूं। एकाएक बाकीलाल का मस्तिष्क तेजी के साथ चलने लगा। उसकी शैतान खोपड़ी हरकत में आ गई। वो मारा पापड़ वाले को। अगर मैं किसी तरह कुछ ऐसा चक्कर चला दूं कि राजा विक्रम सिंह की बारात तो जाए किसी अन्य राज्य में, और बेचारा चंदन सिंह बारात के स्वागत की तैयारी ही करता रह जाए, बस बन गया काम। तब वह युद्ध होगा कि विक्रम सिंह को कोई ताकत नहीं बचा सकेगी, और विशालगढ़ का राज सिंहासन मेरा। आप क्या सोच रहे हैं बाकीलाल जी? लोटन चंद, मैं सोच रहा हूँ कि यदि महाराज विक्रम सिंह का विवाह राजकुमारी कुरूपलता के साथ हो जाए तो कैसा रहेगा? क्या? यही तो चंदन सिंह महाराज भी चाहते हैं। तो समझो विवाह हो गया। तुम मेरे संदेश का इंतजार करो। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकीलाल और शादी का षड्यंत्र के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।